चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करोड़ों भाई अपने देश में राखी बंधवाएंगे अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे हमारे ही समाज से कोलकाता के इंसिडेंट ने दिखाया है कि कैसे हमारा समाज फेल हो रहा है महिलाओं के लिए। जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐसे इंसिडेंट रोकना चाहिए था, उल्टा वह अपने ही स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। कोलकाता पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय लोगों को नोटिस भेज रही है। क्या चल रहा है इस देश में, इस इंसिडेंट में क्या हुआ है और कौन जिम्मेदार है, मैं आपको फुल डिटेल्स देना चाहता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार में वेस्ट है। यह बना था 1886 में और देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है। और इस पुराने अस्पताल में ही यह घटना घटित हुई है जिसने पूरे देश को हिला डाला है। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी लड़की अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी वह मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो अपने मास्टर्स की डिग्री कर रहे होते हैं अपने स्पेशलाइजेशन के लिए। और इस ट्रेनी के 24 ओवर, 36 ओवर और 72 ओवर की शिफ्ट बहुत आम बात है। इन शिफ्ट के दौरान उनको कंटिन्यूस ऑन कॉल रहना होता है, यानी कि वह आराम कर सकते हैं, पर जैसे ही कॉल बजे उनको ड्यूटी पर वापस आना होता है। रात में उसने अपने पेरेंट्स से बात करी और फोन में गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद वह अपने मेडिकल राउंड करने लग गई। अस्पताल में वह उसके लिए बहुत आम बात थी। रात को 2 बजे उसने एक ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड से और 4 कलीग्स के साथ वह अपना डिनर करने बैठी। उसके बाद वह इसी अस्पताल में 4th फ्लोर पर आराम करने के लिए चली गई। सेमिनार रूम एक 30 बाई 40 फीट का एक कमरा है जहां 50 लोग बैठ सकते हैं। और इस सेमिनार रूम में घुसने के लिए आपको 3rd फ्लोर की लिफ्ट से एक कॉरिडोर को पास करना पड़ता है जहां सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे, पर सेमिनार रूम में कोई कैमरा नहीं था। अब यह लड़की उस सेमिनार हॉल में ही सो जाती है क्योंकि अब रात के 3 बज रहे थे और उसको काफी थकान हो रही थी। इस टाइम एक इंटर्न उसको जगाता है और एक रिपोर्ट दिखाने के लिए, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वह वापस सो जाती है। ये आखिरी बार था जब उसको जिंदा देखा गया था। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन 7:30 बजे सुबह 31 साल की जूनियर डॉक्टर की बॉडी मिलती है उसी हॉल में, करीब 10 इंजरी मार्क के साथ। उनकी बॉडी सेमी नेक्ड होती है और उसकी आंख और प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा होता है। सुबह के 10:50 पर अस्पताल के एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था, बहुत बड़ा कुछ हो गया, यही हम लोग सोचा। पहले जब कॉल आया ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया। करीब आधे घंटे बाद वही व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप लोग जल्दी आ जाएं। लड़की के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि अस्पताल ने लड़की के पेरेंट को 3 घंटे वेट करवाया बॉडी देखने से पहले, और जब परमिशन भी दी गई तो पिताजी को कहा गया कि आप बस अंदर जाकर एक फोटो ले सकते हैं और उसके बाद आपको बाहर आना है। जब लड़की के पिताजी ने अपनी लड़की की कंडीशन देखी तो वो बिल्कुल टूट गई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है। वह तो चली गई, अब हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इंसिडेंट के सामने आने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। यह भी पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फैमिली से बात कर ली है और त्वरित कार्रवाई का वादा भी किया है। पर अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई है। आरजीकर अस्पताल के कई डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और एक ऑटोप्सी की डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद देश भर की मेडिकल कैंपस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। 9 अगस्त की सुबह पहले पुलिसकर्मी क्राइम सीन की जगह पर पहुंचते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आउटपोस्ट में होती है, इसलिए वह जल्दी घर पहुंच जाते हैं। फिर ताला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं जिसकी जुडिशरी में यह हॉस्पिटल आता है। उस पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर्स की टीम आती है। सुबह के 11:30 पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी उधर पहुंचते हैं और एक अननेचुरल डेथ को रजिस्टर कर लेते हैं। पर फैमिली की पुलिस कंप्लेंट के बाद केस को बदल दिया जाता है रेप और मर्डर केस में। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के कमरे में 15 कंप्यूटर इंस्टॉल करती है और सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाती है और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उस रात
5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं, उन सभी को सेपरेट किया जाता है और एक एक करके इंटरोगेशन करी जाती है, क्योंकि उन 5 लोगों की स्टेटमेंट एक जैसी होती है। इस वजह से वह पुलिस निगरानी से बाहर आ जाते हैं। पर वही री एग्जामिनेशन प्रक्रिया के दौरान एक बंदे पर फोकस करते हैं जो शॉर्ट्स और स्लीव टी शर्ट पहने हुए था। वह 4th फ्लोर सेमिनार हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था और उसके कंधे पर सीसीटीवी कैमरा में ब्लूटूथ ईयरफोन दिखते हैं। वह यह डिटेल इंपॉर्टेंट है, थोड़ी टाइम बाद आपको पता चलेगा क्यों। हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिशियल इस बंदे को आइडेंटिफाई करता है और इसका नाम है संजय रॉय। उसके सेल फोन की लोकेशन ट्रेस करी जाती है और पता लगता है कि वह कोलकाता के साल्ट लेक में एक पुलिस बैरक में लोकेटेड है। अगले दिन 10 अगस्त को एक पुलिस की टीम भेजी जाती है उसको पकड़ने के लिए। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और क्राइम सीन पर उनको ब्लूटूथ ईयरफोन मिलते हैं। संजय से पुलिस पूछती है कि आपका ब्लूटूथ ईयरफोन कहाँ है, जो सीसीटीवी कैमरा में हमें दिख रहा है। संजय कहता है कि वह गुम गए हैं। जब पुलिस संजय के ब्लूटूथ को ऑन करती है तो उस फोन का ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है संजय के फोन से, उन ब्लूटूथ ईयरफोन से जो उनको क्राइम सीन में मिला था। इसके बाद संजय पुलिस के सामने सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है और उसकी इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। वारदात की रात जब पहली बार संजय हॉस्पिटल में घुसा तो उसने दारू पी रखी थी। वह रात को 11 बजे फिर हॉस्पिटल छोड़ता है और दारू पीने के लिए और वापस आता है सुबह 4 बजे। कोलकाता पुलिस ने कहा है कि संजय ने कन्फेशन कर ली है, पर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस के लिए उन्होंने संजय की बॉडी पर इंजरी मार्क भी देखे हैं और उन्होंने विक्टिम के नाखून से जो स्किन के सैंपल लिए वह भी संजय के डीएनए सैंपल से मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट अभी रिलीज हुई नहीं है। पर संजय राय है कौन? संजय को उसका परिवार इंक्लूडिंग उसकी माँ, बहन और पड़ोसी कलंक बताते हैं। उसकी 2 बड़ी बहनें हैं, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है कोलकाता पुलिस में और दूसरी बहन एक सिविक वॉलंटियर है। उसकी एक बहन ने कहा है कि मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि वह हमारे परिवार के इतिहास में एक कलंक है। मैं उसके बारे में एक ढंग की एक चीज़ भी नहीं कर सकती। अगर आपको उसको फांसी भी दी गई तो हम उसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे। संजय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को एज ए सिविल वॉलंटियर ज्वाइन किया था। सिविल वॉलंटियर बेसिकली वह लोग होते हैं जो पुलिस की ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर रेस्पॉन्स में मदद करते हैं। वह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, महीने के उनको 12,000 रुपये मिलते हैं। ये लोग ऑफिशियल कोलकाता पुलिस के नहीं होते हैं, पर संजय अपने आप को ऑफिशियली कोलकाता पुलिसमैन की तरह ही इंट्रोड्यूस करता था। इनफैक्ट उसकी बाइक में भी कोलकाता पुलिस का एक स्टिकर लगा था और यह पहली बार नहीं था जब संजय आरजीकर कैंपस में आया था। 2 साल पहले वह एक बावर्ची था, फिर वह 2 साल के लिए गायब हो गया और जब वह वापस आया तो उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कोलकाता पुलिस की तरह। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि संजय उधर आता रहता था और वह प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के भी काफ़ी क्लोज था। इनफैक्ट संजय ने इसका फायदा भी उठाया था पैसा कमाने के लिए। वह पेशेंट से पैसा लेकर उनको वादा करता था कि वह उनको अस्पताल में भर्ती करा देगा। अभी संजय एक सस्पेक्ट ही है क्योंकि ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। इसी वजह से सीबीआई या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है संजय के अगेंस्ट। और यह कोई पहली पुलिस कंप्लेंट नहीं है संजय के खिलाफ। 13 मई 2023 को उसकी बीवी ने पुलिस को एक कंप्लेंट फाइल की थी क्योंकि जब वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब संजय ने उसको पीटा था। उसके 1 साल पहले 8 अगस्त 2022 को एक और पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी संजय के खिलाफ। ऐसी ही चीज पर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। इनफैक्ट वह पुलिस के साथ एज ए सिविक वॉलंटियर काम करता रहा। दुर्गा देवी जो संजय की सास है, उन्होंने कहा कि वह उनकी बेटी को पीटता रहता था, पर तब पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज ये इंसिडेंट होता ही नहीं। यह बिहेवियर रेपिस्ट के अंदर एक आम बात है। याद रखना कि रेप सेक्स के बारे में नहीं है बल्कि पावर और कंट्रोल के बारे में है। रेपिस्ट के अंदर कोई फीलिंग भी नहीं होती, उल्टा वह दोष डालते हैं विक्टिम पर ही। संजय के पकड़े जाने के बाद भी कई लोग खुश नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि संजय ने अकेले यह काम नहीं किया बल्कि जो रियल कल्प्रिट है उसको छुपाया जा रहा है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शॉकिंग डिटेल्स आई है कि यह करतूत एक आदमी की हो ही नहीं सकती। 9 अगस्त को शाम को 4:40 पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दिखाया गया कि मैट्रेस पे कई बाल पाए गए हैं। इसके अलावा उस रिपोर्ट में कई ग्रुपसम डिटेल्स है जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो में, जैसे एक्सटर्नल बॉडी इंजरीज बॉडीज में पाई गई है। डॉक्टर सबरन स्वामी जो आईजीकर हॉस्पिटल के फॉर्मर स्टूडेंट है, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में लिखा है कि मल्टीपल पेनिट्रेशन की गई थी। इसका मतलब है कि बस एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था इसमें। पर कुछ डिटेल्स
इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही, जैसे वेजाना में 150 ग्राम सीमेंट पाया गया है, वह बिल्कुल गलत है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट चेक पब्लिश किया है। कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर राजदार ने इसके बारे में एक बात कही है कि जो भी डिटेल और रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से एक से ज़्यादा आदमी इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, पर जो माहौल था वह ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चला जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या किया है। आरजीकर के प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि विक्टिम की फैमिली को बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या की, क्योंकि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी कॉलेज का, इसलिए जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल की ही होती है। और इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि प्रिंसिपल का अप्रूवल लिया नहीं गया था। बात तो यह है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पर ही दोष डालने की कोशिश। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की को सेमिनार हॉल में देर रात अकेले जाना बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल है। तो एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी उन्हीं लोगों की तरह दोष लड़कियों पर डालते हैं उनके अत्याचार के पीछे। इतनी घिनौनी चीज बोलने के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फाइनली 3 दिन बाद 12 अगस्त को उन्होंने रिजाइन किया, पर बंगाल सरकार ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनका ट्रांसफर करवा दिया कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जहां पर वह प्रिंसिपल बन गए। उनकी नई अपॉइंटमेंट रोकने के लिए डॉक्टर, स्टूडेंट और जूनियर इंटर्न ने ऑफिस के दरवाजे ही बंद कर दिए ताकि यह प्रिंसिपल अपनी नई पोजीशन नहीं ले सके। तृणमूल कांग्रेस के 2 सीनियर मेंबर्स उस इश्यू को ठंडा करने के लिए गए थे, एमएलए स्वर्णा कमल और स्टेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान। पर स्टूडेंट ने कहा कि आप हमें ठंडा करने के लिए आए हैं और आपको इतना ही परवाह है तो डॉक्टर संदीप घोष को नए प्रिंसिपल क्यों बना दिए। संदीप घोष के तृणमूल कांग्रेस से बहुत क्लोज टाइप है। कई डॉक्टर्स ने यह आरोप लगाया है कि वह हॉस्पिटल चलाते थे जिससे कि उनका कोई खुद का किंगडम हो। अख्तर अली, जो आईजी कर हॉस्पिटल के फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि संदीप सबसे करप्ट लोगों में से एक है। पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफ चीफ हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए। कई स्टूडेंट जिन्होंने संदीप के नीचे काम किया है वह कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डिटेक्टर से कम नहीं थे। एक मेडिकल इंटर्न ने एक इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर संदीप घोष कुछ भी कर सकता है तुम्हारे खिलाफ। वह अपने पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करता है उसको धमकी देने के लिए। कई स्टूडेंट को उसने फेल करवा दिया है क्योंकि उसने अपनी आवाज उनके खिलाफ उठाई थी। विक्टिम की फैमिली के लॉयर ने कहा कि सरकार ने प्रिंसिपल को हटाने की बजाय ट्रांसफर कर दिया। इस सरकार पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने केस को ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को, क्योंकि लोगों का भरोसा पुलिस से चला गया था। अब यह समझते हैं कि लोग क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको समझना होगा कि बंगाल की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। वेस्ट बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का हर जगह कंट्रोल है, जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से ही सीखा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स हो या फिर पंचायत की पॉलिटिक्स, हर जगह तृणमूल कांग्रेस का ही बोलबाला है। इस वजह से कई लोग उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। Now is in favor of the victim who has been brutally raped, murdered, and the police. The matter is this bench is in session of the matter. 13 अगस्त को यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया, जब विक्टिम के परिवार के लॉयर ने दलील दी कि यह केस इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, नहीं तो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। लॉयर ने आर्ग्यूमेंट किया कि जैसे फोन कॉल में फैमिली को बताया गया कि यह एक सुसाइड का केस है, फिर 3 घंटे उनको वेट करने को कहा गया बॉडी देखने से पहले, फिर रेप और मर्डर का एविडेंस था, फिर भी पहले केस को कोलकाता पुलिस ने फाइल किया था एक अननेचुरल डेथ का, और डॉक्टर संदीप घोष को ट्रांसफर कर दिया गया था, न कि उनको हटाया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने और उन्होंने यह केस इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। और सीबीआई ने अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया था कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सेमिनार रूम में जहां विक्टिम का रेप और मर्डर हुआ था उसके पास वाला रूम सडनली रिनोवेट किया जा रहा था। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूछा कि क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ क्यों स्टार्ट कर दी गई है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपके कॉलेज में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाली है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी और भी अफवाह फैलने लगी कि वहाँ कोई सेक्स और ड्रग्स रैकेट चल रहा था। हालांकि ऐसा कोई सबूत अभी स्पष्ट नहीं है, तो हम इस बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। जय हिंद।